देखिए, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग अत लघु के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूफी संतों का जीवन कैसा था। ठीक है, सूफी संतों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन कैसा था। तो आप लोग ध्यान रखना है, कह रहे हैं सूफी संतों ने कह रहे कि खनकाहा बनाए। ठीक है, खनका बनाई जहाँ स्वयं रहते थे। तो आप लोग ध्यान रखें, खनका का मतलब क्या होता है कि सूफी संतों के रहने की जगह को क्या बोला गया, खनका बोला जाता था। आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है, जहाँ पे सूफी संत रहते थे उस जगह को क्या बोला जाता था, खनकाहा बोला जाता था। और कह रहे थे खनका बनाए जहाँ पे क्या है स्वयं रहते थे और कह रहे उपदेश देते थे। क्या करते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा का काम करते थे। ठीक है, तो आप लोग इधर हैं सूफी संतों के जीवन कैसा था ये पूछा गया था। तो सूफी संतों ने रहने की जगह को क्या बोला जाता है, खनका बनाई और वहाँ पे सूफी संत रहते थे और क्या करते थे, ठीक है, अपना उपदेश देते थे और मानव सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भक्ति आंदोलन क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा कह रहे समाज से विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है। मतलब जो समाज सुधारक थे उनके द्वारा किए गए धार्मिक मतलब भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया गया। मतलब भगवान के प्रति भक्ति की सद्भावनाओं को जागृत करने के लिए उनके द्वारा आंदोलन किया गया। ठीक है, उसी को बोला जाता है भक्ति आंदोलन। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखना है कि सिख धर्म के ठीक है उद्भव, ठीक है, उद्भव मतलब यहाँ पे जब सिख धर्म का उद्भव हुआ था, मैं कह रहा भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, सिख धर्म के उद्भव में क्या था कि मतलब जब सिख धर्म स्टार्ट हुआ था तो उसमें भक्ति आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। भक्ति आंदोलन की वजह से ही सिख धर्म आगे बढ़ा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कह रहे हैं कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, आंसर दिया 7, लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें 4 से 7 तक होते हैं। ठीक है, अधिकतम की बात कर रहे हैं इसलिए आपका आंसर 7 रहेगा, वैसे 4 से 7 के बीच में होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है जिस पर जीवन यापन जो लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं, उसी को स्थल मंडल बोला जाता है। तो ध्यान रखिए, पृथ्वी का धरातलीय भाग, ठीक है, पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है। धरातलीय मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, स्थल मंडल कहलाता है। कह रहे जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। और ये चीज़ आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ। ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या है, चट्टानें हैं। ठीक है, चट्टानों पृथ्वी के अंदर जैसे चले जाएंगे तो उसमें क्या है, चट्टानें क्या होती हैं, इधर उधर खिसकती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप वगैरह आते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को बताई थी। ठीक है, भूकंप आने का यही कारण है क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं। अगर चट्टानें जैसे आगे पीछे थोड़ी थोड़ी खिसकती रहती हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। तो वही कह रहे हैं जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था 204 स्थल मंडल क्या है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्थल मंडल के बारे में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिएगा। तो आप लोगों को अभी बताया था स्थल मंडल के बारे में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, उसको स्थल मंडल बोला जाता है। ठीक है, वायुमंडल हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल मतलब पृथ्वी के ऊपर जो चारों तरफ गैसों का जो मिश्रण पाया जाता है उसी को वायुमंडल बोला जाता है। जलमंडल क्या होता है, जैसे समुद्र हो गया, तालाब हो गया, जहाँ पे पानी वगैरह रहता है उसको जलमंडल बोला जाता है। क्योंकि पानी के अंदर भी तो जीवन है, क्योंकि पानी के जैसे जीव जंतु है ना, समुद्री जीव जंतु है, पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी आपका जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, वो स्थल मंडल हो गया। एक और होता है जैव मंडल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, जैव मंडल, इन सभी को मिला के क्या बोल दिया जाता है, जैव मंडल बोल दिया जाता है। जैव मंडल जहाँ पे जीवन संभव हो, ठीक है, उसको जैव मंडल बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन था कि पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है 1 2 3 4 मंडल आपके यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। तो आप लोग देखते हैं, पहले तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं और भारत जो पाया जाता है वो उस एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, नीला ग्रह किसको बोला जाता है, पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो पृथ्वी के 70% भाग पर क्या है, 70% भाग पर क्या है, पानी है, और पानी की वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखती है, नीली दिखती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूप्रपर्टी किसे कहते हैं, और कह रहा है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूप्रपर्टी कहा जाता है। और आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। आपका जैसे ये सबसे ऊपर लेयर और इसको 3 भागों में बांटा गया, और ये आपकी होती है क्रस्ट, ठीक है, मेंटल, कोर हो जाती है, ठीक है, नीचे वाली क्या होती है, कोर होती है, और इस ऊपर वाली लेयर को क्या बोला जाता है, ठीक है, भूप्रपर्टी बोला जाता है। ऊपर वाली लेयर को क्या बोला जाता है, भूप्रपर्टी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो आप लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का कह रहे हैं साम्राज्य पश्चिम में कह रहे हैं हिंदकुश पर्वत से लेकर कह रहे पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, और कह रहे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। तो देखो इतना विस्तृत क्षेत्र था, इसलिए मौर्य प्रशासन में क्या था कि इनको 5 भागों में, ठीक है, डिवाइड किया गया था मौर्य प्रशासन। तो पहला आपका जैसे बीच में हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला ऊपर हो जाएगा उत्तर में, और यहाँ पे हो जाएगा उज्जैयानी, ठीक है, उज्जैयानी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और आपका इधर हो जाएगा तोसाली, ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा सोवाड़गिरी, ठीक है, सोवाड़गिरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस मतलब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को 5 भागों में बांटा गया, क्योंकि इतना विस्तृत क्षेत्र था तो 5 भागों में बांटा गया। तो लेकिन मेन था आपका पाटलिपुत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रगुप्त के विषय में जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो आपको देख रहे हैं चंद्रगुप्त विषय में एक तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, कौटिल्य ने, उसके माध्यम से मिलती है, और मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। और आप लोगों को बता चुका हूँ मैगस्थनीज क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, राजदूत था, ठीक है, जिसको किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो उसने एक इंडिका पुस्तक लिखी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है, और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त ने कह रहे पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया था। आप लोग ध्यान रखें चंद्रगुप्त मौर्य ने 316 ईसा पूर्व में क्या किया था, संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है, 316 में। और लगभग 322 में, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, शासक बने थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रगुप्त कह रहे मगध के सिंहासन पर कब बैठा था, तो आप लोग देख रहे हैं देखो 321 ईसा पूर्व, देखो कहीं 322 ईसा पूर्व, आप लोग देख रहे हैं 321 नहीं 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मगध के सिंहासन पर बैठे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था, और कई बार बता चुका हूँ सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। पूरा नाम इसका हो जाए सेल्यूकस निकेटर, क्या हो जाए, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, निकेटर, जो क्या था, सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसी ने भारत पे 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, और ये आक्रमण जो हुआ था मतलब युद्ध हुआ था वो सेल्यूकस निकेटर और किसके बीच में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में ये युद्ध हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, नगर पूछा गया है। और मैगस्थनीज के बारे में तो आप लोगों को पता होगा पहले से ही, मैगस्थनीज क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर ने उसे भारत में भेजा था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ क्यों भेजा था। और उसके अनुसार कह रहे मैगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में कह रहे हैं सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग देख रहे हैं 30 सदस्य थे। मतलब आप लोग देख रहे हैं जो मौर्य साम्राज्य में सेना का संगठन की बात कर रहे थे, ये आपका डिवाइड था 6 भागों में, ठीक है, कितने भागों में डिवाइड था, 6 भागों में डिवाइड था। इस टाइप से आप लोग समझ लीजिएगा,
ठीक है, 6 भाग होते थे इसके। अब देखो क्या होता है कि जो मौर्य सेना का संगठन होता है या सेना का गठन होता है उसमें 6 विभाग होते थे। कितने विभागों में डिवाइड था? 6 विभागों में डिवाइड था। और प्रत्येक विभाग का नेतृत्व या आपका प्रबंध समझ लो, प्रबंध जो करता था वो 5 सदस्यों के हाथ में होता था। ठीक है, प्रत्येक विभाग का जो मेन, ठीक है, प्रबंध मतलब या तो ये समझ लो प्रबंधक समझ लो या कुछ भी समझ लो, जो प्रबंध करता थे वो 5 सदस्य होते। प्रत्येक विभाग में मेन कौन होते थे? जैसे सेनापति, सेना नायक ऐसे होते थे, तो उस तरह 5 सदस्य होते थे। और सेना को कितने भागों में डिवाइड किया था? मतलब कितने विभाग थे? 6 विभाग थे। और प्रत्येक विभाग का जो प्रबंध करता थे वो कितने थे? 5 सदस्य होते थे। तो 5 गुणा 6 करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30 सदस्य होते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासन में कह रहे हैं नगर के न्यायाधीश और जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो आप लोग देख रहे हैं नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक, कह रहे व्यवहारिक महापात्र, और कह रहे हैं जनपद के न्यायाधीश को राजुक बोला जाता था। क्या बोला जाता? राजुक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आप लोग ध्यान रखना है, इसको अग्रम बोला जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में कह रहे हैं पूर्ण होती है? तो आप लोग देख रहे हैं चंद्रमा अपने अक्ष पर कह रहे हैं पड़ता लगभग आपका 27 दिन 6 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करता है। ठीक है, कितने दिन में? 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? तो आप लोग देख रहे हैं शासन की सुविधा हेतु केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें क्या कहते हैं? तीर्थ कहते थे। तो आप लोग देख रहे हैं 27 वहाँ पे तीर्थ थे मौर्य शासन में। एक तो होता है, देखो एक होता है जैसे सुरा अध्यक्ष बोला जाता है, यहाँ पे सुरा अध्यक्ष बोला जाता था। देखो सुरा अध्यक्ष आज के समय में क्या होता है? एक अबकारी विभाग का अधिकारी होता है। ठीक है, अबकारी विभाग आप लोग ध्यान रखें। जो सुरा अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? अबकारी विभाग समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, जो आपका दारू वगैरह होते हैं ना, उनका जो मेन, उस समय भी ये विभाग अलग बना दिए गए थे। जैसे आपका सुरा अध्यक्ष मतलब अबकारी विभाग का मेन अध्यक्ष होता था, वो अबकारी विभाग को देखता था। जैसे नौका अध्यक्ष हो गया, नौका अध्यक्ष मतलब क्या होता है? समुद्री यातायात के जो जहाज वगैरह होते थे जो भी, उनके बारे में देखता। तो इस टाइप से क्या था कि इस तीर्थ थे, कितने तीर्थ थे? 27 तीर्थ थे। आप लोग ध्यान रखना है। इस टाइप से अपने कह रहे कि शासन सुविधा हेतु कह रहे केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, अलग अलग विभाग बना रखे थे। जैसे सुरा अध्यक्ष अलग, जैसे नौका अध्यक्ष अलग, जैसे आपका सीता अध्यक्ष अलग होता था। ठीक है, हर एक विभाग के अलग अलग अध्यक्ष बना रखे थे, जो क्या करते अपना अपने विभाग में काम करते थे, देखते थे अपने अपने विभाग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता था? तो आप लोग ध्यान रखना है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अमित्र घात का मतलब क्या होता है कि शत्रुओं का संहारक बोला जाता था। ठीक है, शत्रुओं का क्या बोला जाता था? संहारक बोला जाता था। और आप लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है, अशोक को भी अलग अलग नाम से बोला गया। तो बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।